चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर और डायलॉग ऑन विजन 2047 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि विजन 2047 का लक्ष्य एक विकसित, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत का निर्माण है। उन्होंने सुशासन, मजबूत अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और इसके साथ ही सांस्कृतिक मूल्य को विकास की आधारशिला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें समन्वय के साथ ही काम कर रही हैं और जिससे देश में तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और युवाओं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन और समाज के हर वर्ग से ही भारत को विश्व की अग्रणी शक्ति बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। देश के हर एक जनगण मन का संकल्प है और ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा अभी मैं सभी वक्ताओं के सुन रहा था, नीलम जी का भी सुना और मीनाक्षी जी का भी सुना, शत्रुघ्न सिंह साहब का भी, सुधांशु जी ने भी बोला, तो सच में ये सभी का संकल्प होते हुए ये जरूर सोचना चाहिए कि विकसित भारत यदि कहा गया है तो विकसित भारत तभी बनेगा जब उत्तराखंड भी विकसित होगा, ये देहरादून भी विकसित होगा, हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र चाहे वो चमोली हो, चाहे बागेश्वर हो या चंपावत हो, वो भी विकसित होगा, वहां का हर ब्लॉक विकसित होगा, वहां का हर गांव विकसित होगा, हर मोहल्ला विकसित होगा, तभी विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत को कैसा देखते हैं, ये विकसित भारत बनाने के लिए हमें विकसित उत्तराखंड बनाना होगा। हमारी जिम्मेदारी विकसित उत्तराखंड बनाने की है और ये हम सबके अंदर भाव ला पाए कि 2047 में कैसा आपका गांव होगा, यानी कि यहाँ की। वहीं प्रदेश में बारिश न होने से ही फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में उन्होंने फसलों पर पड़े असर और अब तक के किए गए आकलन की जानकारी ली है। कृषि मंत्री ने सही और ठोस आंकड़े उपलब्ध न कराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलेवार सर्वे कर बारिश और इसके साथ ही न होने पे नुकसान का सटीक आकलन किया जाए और जल्द से जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। गणेश जोशी ने स्पष्ट किया है कि किसानों से जुड़े मामलों में ही किसी की भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सर्वेक्षण या फिर रिपोर्टिंग में ही कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं, हमारे अधिकारी लगातार उनके संपर्क में हैं। अभी तक 18% सटीक आकलन मिला है और 33% तक का मुआवजा भारत सरकार देती है। उसके बाद भी कहीं दिक्कत होगी तो सरकार किसानों के साथ में खड़ी है और जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है 23 तारीख से बारिश होने की संभावना है। तो हमारी तो प्रभु से प्रार्थना है कि 23 तारीख को अगर बारिश होगी तो उसके बाद अधिकारियों ने बताया कि हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारी बाबा बद्री केदार से प्रभु से प्रार्थना है कि ये बारिश हो। धामी सरकार ने देहरादून और अन्य प्रमुख शहरों में शहरी परिवहन के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में यूकेएमआरसी की बैठक में ही हुई ईआरटी और इसके साथ ही रोपवे नेटवर्क पर चर्चा हुई है। देहरादून में ही बीआरटी परियोजना को सैद्धांतिक को भी मिली है और इसके साथ ही सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो परियोजना को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है और इसके साथ ही परियोजना प्रदूषण कम करेगी और ज़्यादा तेज भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि ईबीआरटीओ की रोपवे नेटवर्क को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है, कि तैयारी को लेकर बातचीत हुई और परियोजना को सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है।
नरेंद्र नगर के ही राजमहल में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है और ये शुभ निर्णय बसंत पंचमी के अवसर पर परंपरा के अनुसार किया गया है। डिमरी पंचायत के सदस्य गाड़ू घटा के ही यात्रा लेकर ऋषिकेश पहुंचे और जहां पर बता दें आपको उनका विधिवत स्वागत किया गया और राजमहल में धार्मिक रीति रिवाजों के साथ कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की गई, जिससे बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों को नई गति मिली है। तो नरेंद्र नगर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर राजमहल में कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। परंपरा के अनुसार ही शुभ निर्णय लिया गया है। ऋषिकेश में यात्रा का विधिवत स्वागत और इसके साथ ही बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों को नई गति भी दी गई है। तो राजमहल में कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। नरेंद्र नगर से आपको खबर बता रहे हैं, परंपरा अनुसार ही शुभ निर्णय भी ले लिया गया है। तो राज को लेकर ही यहाँ पर तैयारियां जो थी बद्रीनाथ यात्रा को लेकर वो भी देखने को मिली है। नरेंद्र नगर के राजमहल की बात कर रहे हैं हम, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है और ये शुभ निर्णय वसंत पंचमी के अवसर पर परंपरा के अनुसार ही किया गया है। डिमरी पंचायत के सदस्य गाड़ू घटा यात्रा ऋषिकेश पहुंचे और जहां पर आपको बता दें जिससे बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों को अब नई गति भी मिल रही है। तो राजमहल घोषित। कह रही हो मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर उत्तराखंड में शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा को लेकर ही यहां पर बात की जा रही है और इसके साथ ही अलर्ट भी रखा गया है विभागों को। उच्च हिमालय क्षेत्रों में जेसीबी और स्नो कटर की अग्रिम तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। ठंड से बचाव के लिए अलाव और रैन बसेरे और पशुधन सुरक्षा पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में ऑरेंज अलर्ट है और जबकि देहरादून, टिहरी और हरिद्वार समेत 6 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बारिश और बर्फबारी का यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके चलते ही आपको बता दें मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करता नजर आ रहा है। तो बारिश और बर्फबारी का अलर्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जिसके चलते ठंड का जो प्रकोप है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो चमोली की बात कर ले, बागेश्वर की बात कर ले या पिथौरागढ़ की बात कर ले, सब जगह पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। बारिश और बर्फबारी का ये ऑरेंज अलर्ट है और जिसके चलते ठंड का प्रकोप भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो बर्फबारी के चलते ही ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार समेत 6 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है और बिजली और इसके साथ ही पेयजल विभाग भी अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं। तो हम आपको बता रहे थे अलाव और रैन बसेरे पर भी जोर दिया जा रहा है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते ही मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट आई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश के कारण सड़कों का ही फिसलन बढ़ गया है और यातायात धीमा रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है और इसके साथ ही मौसम सुहाना देखने को मिल रहा है। तापमान भी गिर गया है और ठंड का जो प्रकोप है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात की जा रही है जहां पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते ही मौसम सुहावना देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट आ गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश के कारण ही सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और यातायात धीमा रहा। तो अब आपको बता रहे थे कि किस तरीके से मौसम विभाग द्वारा कई जिलों में ही
अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले समय में देहरादून के कई हिस्सों में बारिश और ज़्यादा होने की संभावना जता दी गई है। मौसम सुहावना फिलहाल देखने को मिल रहा है, वहीं तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही कुछ इलाकों में फिसलन भी बढ़ चुकी है। लोगों को लगातार सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तो देहरादून में लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। देखिए, अभी जो पश्चिमी विक्षोभ जैसे हमने पहले फोरकास्ट करी थी वो जो है एक्टिव हो गया है। रात में ही इसकी एक्टिविटी शुरू हो गई थी। कुछ स्थानों पे हमको रिपोर्ट भी हो गया रेनफॉल और स्नोफॉल, और जो है अब इसकी एक्टिविटी आज पूरे दिन चलने की उम्मीद है। जैसे हम पहले से उम्मीद लगाई थी कि ये लाइट से जो हल्की से बहुत मध्यम दर्जे की बारिश, खासतौर से जो है 2300 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाले इलाके वहाँ पे स्नोफॉल का चांसेस है। बाकी मैदानी इलाकों में खासतौर से जो है हल्की से मध्यम बहुत हल्की बारिश रहने की उम्मीद है। उसके बाद कल ये सिस्टम 24 तारीख में ये सिस्टम धीरे धीरे निकल जाएगा और ऊपरी जो नॉर्थ में हमारे जनपद है वहीं पे इनके चांसेस है कि वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश हमारे को यानी स्नोफॉल हमको देखने को मिल सकता है। मैदानी इलाकों में खासतौर से शुष्क रहने के चांसेस है। तो 25-26 में भी सिमिलर स्थिति रहने वाली है। 26 में एक पश्चिमी विक्षोभ और एक आ रहा है, तो उसकी इफेक्ट से जो है 27-28 में हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और स्नोफॉल मिल सकते हैं। स्नोफॉल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में ही रहने के चांसेस है। बाकी मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के चांसेस है। तो देहरादून के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा ही अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप जो बर्फबारी के कारण है वो साफ तौर पर कई हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। तो लोगों को लगातार सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। तो मौसम विभाग की वजह जो रही है वो अलर्ट साफ तौर पर जारी किया गया है। आने वाले समय में भी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जता दी गई है। आपको बता दें कि बारिश की भी बड़ी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम सुहावना देखने को मिल रहा है, वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और लगातार लोगों को ठंड से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलर्ट मोड पर है और बोर्ड के अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि वे लगातार गन्ना चरखियों पर नजर बनाए हुए हैं। यदि किसी चरखी में ही कूड़ा या फिर अन्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। और हाल ही में ही लंडोरा और इकबालपुर क्षेत्रों में गन्ना चरखियों को सील किया गया, जुर्माना लगाया गया। और राजेंद्र कुमार ने बताया कि अगर किसी भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में ही जल संविधान प्रदूषण पाया जाता है तो 1974 अधिनियम के तहत ही कार्रवाई की जाती है। आपको बताते चले एक व्यक्ति द्वारा प्लास्टिक डिस्पोजल उत्पादन बढ़ाने पर भी सीलिंग की गई है। रबड़ अपशिष्ट है उसको जलाने की शिकायतें समय समय पर प्राप्त हुई हैं और समय समय पर हमारे द्वारा औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी दशा में कोल्हुओं में रबड़, प्लास्टिक या जो प्रतिबंधित ईंधन है उसका प्रयोग न हो सके। हमारे द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में जहां भी प्लास्टिक अपशिष्ट पाया गया है, जलाते हुए पाया गया है या उनके परिसर में स्टोर पाया गया है, हमने चरखियों को सील किया और सील करने के बाद जो एक जुर्माने की राशि है प्लास्टिक वेस्ट अपशिष्ट प्रबंधन नियम में उसके अनुसार जुर्माना लिया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव अमित कुमार ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में मजबूत पैर जमाती नजर आ रही है
और अमित कुमार ने यह भी कहा कि मौजूदा विधायक ममता राकेश पर निशाना साधते हुए कि उनके कार्य कमजोर है। मेडिकल कॉलेज, बस अड्डा, आवासीय विद्यालय जैसे प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़े हैं। युवाओं के लिए स्टेडियम और उच्च स्तरीय टेक्निकल कॉलेज की भी कमी महसूस हो रही है। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अमित कुमार ने ही मौजूदा विधायक को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव अमित कुमार हैं, जिन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में मजबूत पैर पसारती नजर आ रही है। इसके साथ ही कहा कि उनके कार्य कमजोर है। मेडिकल कॉलेज, बस अड्डा, आवासीय विद्यालय जैसे प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़े हैं। देखिए, निरंतर भगवानपुर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी का सभी कार्यकर्ता जो है बूथ लेवल पर तैयारी कर रहे हैं और सभी बूथों पर हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ ग्राम अध्यक्ष हैं, उन तक हमारी कमेटी जो है बहुत जल्द बनकर तैयार हो रही है। और जैसा चंद्रशेखर भाई का भी आदेश हुआ है कि बहुत जल्द भगवानपुर विधानसभा में चंद्रशेखर भाई अपना कार्यक्रम तय करेंगे और उसी को लेकर सभी कार्यकर्ता विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल विधायक, देखिए, चुनौती को तो हम स्वीकार करते हैं और हमने कहा कि हम संघर्षशील आदमी हैं। आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहा है और भगवानपुर विधानसभा खास तौर से चंद्रशेखर भाई जी की पैतृक विधानसभा है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर लक्सर में एफएमसी गोदाम पर ही हंगामा खड़ा हो गया जब महिला राशन डीलर सुषमा ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी और गोदाम संचालक पर गंभीर आरोप लगाए। सुषमा ने अधिकारियों पर 18% कमीशन मांगने और कमीशन न देने पर पिछले 2 महीने से राशन न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की शिकायत पहले ही जिलाधिकारी से की जा चुकी है। सुषमा ने हरिद्वार में ही डीएसओ पर हुई विजिलेंस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए और इसे साजिश करार दिया। वहीं पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी बबीता ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायतें पर ही राशन डीलर की दुकान निरस्त करने की संस्तुति जो है वो दी गई थी और जिससे नाराज होकर डीलर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एफएमसी गोदाम में हंगामा देखने को मिला। कमीशन और राशन रोकने जाने का भी यहां पर साफ तौर पर आरोप लगाया गया। विजिलेंस कार्रवाई को लेकर भी यहां पर कई सवाल भी उठाए गए हैं। इसके साथ ही महिलाएं भी यहां पर हंगामा करती नजर आई हैं। तो लक्सर में लगातार एफएमसी गोदाम पर हंगामा खड़ा देखने को मिला है और जब महिला राशन डीलर सुषमा ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी और गोदाम संचालक पर गंभीर आरोप लगाए तो सुषमा ने अधिकारियों पर 18% कमीशन मांगने और कमीशन न देने पर पिछले 2 महीने से राशन न देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पूरा ये कहा है कि पूरे मामले की शिकायत जो है वो पहले से ही जिलाधिकारी से की जा चुकी है और सुषमा ने हरिद्वार में ही डीएसओ पर भी हुई विजिलेंस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। ये मैंने शिकायत मैंने पहले मैडम को गई, मैं बबीता मैडम को ऑफिस में जाने के बाद मैंने बबीता मैडम को बोला, मैं कहा मैडम ऐसे सब आता राशन क्यों नहीं उठवा रहे आप। तो मैडम कहने लगी उठ जाएगा राशन तुम्हारा। तो उसके बाद मैं अगले दिन फिर गई। अगले दिन फिर जाने के बाद वो ऑफिस छोड़ के चली गई। उसने बोला मुझे काम हो इसमें गाँवों में जाने का। ये श्रीमती सुषमा उचित दर विक्रेता ग्राम मिर्जापुर सादात के द्वारा जो वहाँ पे गोदाम पे ये किया गया है कि राशन उपलब्ध कराया जा रहा। गोदाम पे चावल उपलब्ध नहीं है, इस कारण अभी राशन उपलब्ध अभी लगभग 40 डीलर यहाँ के रह भी चुके हैं चावल ना होने के कारण। और सुषमा को भी 2 दुकानों का गोदाम से उठान कराने के लिए मेरे द्वारा कहा भी गया था कि 2 दुकानों का राशन इसको उठा दिया जाए। मसूरी रोड के पानी बैंड क्षेत्र में सेल्फी लेने के दौरान एक व्यक्ति 250 मीटर गहरी खाई में गिरकर दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति का संतुलन बिगड़ने के कारण ये हादसा हुआ और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्गम और खतरनाक इलाके में ही एसडीआरएफ की टीम ने सर्च और रेस्क्यू अभियान भी यहां पर चलाया और कठिनाई भरे अभियान के बाद शव को बरामद कर पुलिस को सौंप दिया गया और स्थानीय प्रशासन ने ही लोगों से इस तरह के जोखिम भरे स्थानों पर सावधानी बरतने और सुरक्षा दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी। तो सड़क पर सेल्फी लेना एक युवक को भारी पड़ गया और जिसके चलते ही ये बड़ा हादसा मसूरी में देखने को मिला है। मसूरी रोड पर ही पानी बैंड क्षेत्र में सेल्फी लेने के दौरान एक व्यक्ति 250 मीटर गहरी खाई में गिरकर दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया और ये जानकारी सामने आई कि व्यक्ति का संतुलन बिगड़ने के कारण ये बड़ा हादसा देखने को मिला और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, दुर्गम और खतरनाक इलाके में एसडीआरएफ की टीम ने सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया। कठिनाई भरे अभियान के बाद ही शव को बरामद कर पुलिस को सौंप दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से इस तरह के जोखिम भरे स्थानों पर सावधानी बरतने की लगातार सलाह दे रहे हैं, सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।